साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपीपीसी 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है टारगेट डिप्टी कलेक्टर विद विवेक जो संस्थान है इनके द्वारा जो सेक्शनल टेस्ट कराए गए हैं उसी में से हम लोग ज्योग्राफी के एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसमें आपके ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ साथ करंट अफेयर के प्रश्नों को भी संकलित किया गया है, तो इसमें आपको ज्योग्राफी और करंट अफेयर दोनों मिलेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि दो सूचियां दी गई हैं, दो सूचियां यहाँ पर आपको दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। एक तरफ वन है, दूसरी तरफ वो वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन जो है आपके कहाँ पाए जाते हैं, ये साइलेंट वैली जो कि आपका केरला वाला जो इलाका है पश्चिमी घाट में वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये चार से मिलाएंगे। शंकुधारी वन, शंकुधारी वन जो है ये आपके कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में पाए जाएंगे पहाड़ी इलाकों में। कच्छ वनस्पतियाँ अर्थात मैग्रोव वन कहाँ पाए जाएंगे, सुंदरवन में अर्थात वन से मिला देंगे। पतझड़ वन कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पे शुष्क होगा, राजस्थान में। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 4213, 4213 अर्थात आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ी सी चर्चा आप भारत में जो उष्णकटिबंधीय प्रकार की वनस्पतियां हैं उनके विकास के बारे में बात करें कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय प्रकार की वनस्पतियां हैं ये या वन है, ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वनस्पति के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला है नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सवाना वनस्पति के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं। पहला है कि ये सामान्यतः जो सवाना वन होते हैं, सामान्यतः या वनस्पतियां समान ये सामान्यतः 60 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कथन सही है। दूसरा, छोटे वृक्ष और घास इस प्रकार की वनस्पति की प्रमुख विशेषता है, ये भी सही है। तीसरा, उर्वरता की दृष्टि से ये क्षेत्र कम समृद्ध होते हैं, ये भी सही है। और भारत में आमतौर पर इन्हें बंजर प्रदेशों के तौर पर जाना जाता है जहां पे सवाना वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो ये 3 के तीनों कथन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो देखिए, ठीक है, यहाँ ध्यान रखें सवाना वनस्पति क्षेत्र ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेजर फ्लोरिकन और भारतीय भेड़िया जैसी प्रजातियों के आवास स्थल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहत क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प में आपके पास 4 प्रकार के वन है। इन चारों में से आपका सर्वाधिक जो क्षेत्र में फैला हुआ वन है वो कौन सा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं, क्षेत्र के 65.6% में से 37% जो है वो नम पर्णपाती वन है। इसके अंतर्गत हिमालय श्रेणी में शिवालिक के गिरपद, भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। यहाँ पर ये जो आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं, यहाँ पे वनस्पतियां कौन सी पाई जाती है, जैसे कि शाल, सागवन, शीशम, बेत, चंदन, आंवला, सहतूत, महुआ इत्यादि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। पहला है शाल जो वृक्ष होता है ये आर्द्र पतझड़ी वनों में पाया जाता है, आर्द्र पतझड़ी वनों में पाया जाता है, ये कथन सही है। कैजुरिना अधिकांशतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के साथ साथ पाया जाता है। जो कैजुरिना है, कैजुरिना अधिकांशतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के साथ साथ पाया जाता है, ये कथन सही है। दूसरा, देवदार शंकुधारी जात का एक पेड़ है। देवदार जो वृक्ष होता है ये शंकुधारी जात का एक पेड़ है, सही है। शोला वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी रीच में पाया जाता है, कथन ये गलत है। ठीक है, तो डी वाला गलत है, क्योंकि 16 वन नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। कौन सा वन है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, ना कि हिमालय बेसिन में पाए जाने वाले वन है। दक्षिण भारत के शोला वनों का नाम तमिल शब्द शोलाई से लिया गया, जिसका अर्थ है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ध्यान रखिएगा, शोला वन कहाँ पाए जाते हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में। और ये शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण उष्ण नहीं शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे 2 कथन आपके पास दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा। पहला, भारत में आर्द्र सदाबहार वनस्पतियां जो हैं, भारत में अर्ध सदाबहार वनस्पतियां अंडमान निकोबार, सह्याद्री आपका जो पश्चिमी घाट वाला इलाका है, वो मेघालय के पठार के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, ये कथन सही है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों में साइडर, होलक, कैल, गुर्जन,
लारेल, चंपा, रोजबुड जैसे वृक्ष शामिल हैं। ये दो के दोनों यहाँ पर कथन आपके पूर्णतया सही हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, अर्ध सदाबहार वनस्पतियों का विकास 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। ठीक है, यह क्षेत्र सदाहरित वन, यह जो है एक सेकंड, यह सदाहरित वनस्पति क्षेत्र एवं आर्द्र शीतोष्ण पर्णपाती वनस्पति क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। स्थानांतरित कृषि की वजह से इस प्रकार की वनस्पति का ह्रास भी बहुत अधिक हुआ है, क्योंकि यह वनस्पति वन सदाबहार वनों से कम घनी होती है। क्योंकि यह वनस्पति जो होती है, यह वनस्पति या वन सदाबहार वनों से कम घनी होती है, जिसके कारण इनका दोहन करना आसान होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कथन यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं और बताना है सही कौन सा। एक कथन है, दूसरा उसका कारण है। तो यहाँ पर आप देखें, पहला है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन क्या है? तालाब है। सही है। कारण क्या है? क्योंकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां क्या हैं? मौसमी हैं। तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे दो कथन आपके पास दिए गए हैं। पहला है, केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकुन्नम पुज्जा नदी, केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकुन्नम पुज्जा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। ये कथन सही है। दूसरा, इंदिरा गांधी नगर का उद्गम हरिके बैराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से नहीं होता है। ये कथन गलत है। देखिए, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। ठीक है, तो यहां पर पहला कथन सही है, दूसरा गलत हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहर परियोजना और वो कहां पर अवस्थित है? तो देखिए, आपकी जो घाट प्रभा कौन सा सुमेलित नहीं वो बताना है। घाट प्रभा नहर परियोजना कहां पर है? कर्नाटक में। घाट प्रभा नहर परियोजना ये कर्नाटक की घाट प्रभा नदी और घाट प्रभा नदी पर है। ठीक है। उकाई नहर परियोजना कहाँ की है? गुजरात की है। और उकाई नहर परियोजना तापी नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। तीसरा, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र की है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में कृष्णा नदी की सहायक नीरा नदी संबंधित है। वहीं जवाई परियोजना जो है तमिलनाडु में नहीं है। जवाई परियोजना कहाँ की है? राजस्थान की है। जवाई परियोजना लूनी की सहायक जवाई नदी से संबंधित है और कहाँ पे है? राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, डी वाला सही नहीं है। घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक घाट प्रभा नदी पर है। उकाई नहर परियोजना गुजरात की तापी नदी से निकाली गई है। नीरा नहर परियोजना ये महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक नदी नीरा नदी पर है। जवाई परियोजना ये लूनी की सहायक जवाई नदी पर राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 9 नंबर क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन जो है वो असत्य है? यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। पहला, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। सही है। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। ये भी सही है। भाखड़ा बांध के जलाशय भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। सही है। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और गुजरात राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। गलत है। पंजाब हरियाणा तो है, परंतु इसमें गुजरात नहीं है बल्कि राजस्थान है। 3 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त परियोजना है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तिलैया बांध जो है ये बराकर नदी पर। किस पर है? बराकर नदी पर है। देखिए, बाढ़ बचाओ सिंचाई और ऊर्जा उत्पादन के लिए सन 1953 में 1953 में दामोदर घाटी परियोजना के तहत तिलैया में बराकर नदी पर एक बांध बनाया गया। इसे ही तिलैया बांध परियोजना कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, एपी कल्चर क्या होता है? एपी कल्चर शहद की मक्खी से संबंधित जो विज्ञान होता है वो एपी कल्चर होता है। सिल्क वर्म से संबंधित सेरीकल्चर होता है। लाख का कीड़ा जो होता है ये इसका संबंध पीसी कल्चर से नहीं होता। एक सेकंड। तो पीसी कल्चर का संबंध किससे होता है? लाख के कीड़े से नहीं, बल्कि ये किससे होता है? पीसी कल्चर का संबंध जलीय कृषि या मत्स्य पालन से है। इसके अंतर्गत मछलियों का पालन एवं प्रजनन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी वाला सही नहीं है। हार्टिकल्चर फूल उत्पादन से, फूल हो गया, अनाज हो गया, पौधों को उगाने से लेकर उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है हार्टिकल्चर के अंतर्गत। आगे चलते हैं।
अगला निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? देखिए, सेब की भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम की कमी से घटती है। सेब की जो भंडारण गुणवत्ता है वो कैल्शियम की कमी से घटती है, सही है। भारत में पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य है। भारत में जो पश्चिम बंगाल है वो सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य है, ये कथन सही है। अलसी तिलहनी फसल साल भर उगाई जा सकती है? नहीं, ये कथन गलत है कि अलसी तिलहनी जो होती है वो फसल साल भर उगाई जा सकती है। अलसी एक रबी की फसल है, रबी मतलब जिसमें गेहूं पैदा होता है कि फसल है जो अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। आपके रबी की फसलों में कौन से आते हैं? गेहूं है, जौ है, गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों रबी की प्रमुख फसलें हैं। तो यहाँ पर आपका सी वाला जो है वो सही नहीं है। डी, तृतीय पीढ़ी की पीड़कनाशी को सर्वप्रथम सीएम विलियम्स ने प्रस्तावित या नामित किया था, ये कथन आपका सही है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ, जिनके लिए क्या आवश्यक था? जिनके लिए जो है अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी की आवश्यकता थी। अधिक उर्वरक और अधिक पानी की आवश्यकता थी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? प्रसिद्ध कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले प्रमुख शस्य कौन से हैं? तो चाय, रबड़, नारियल, कहवा। चाय, रबड़, नारियल, कहवा। सोयाबीन नहीं आता यहाँ पर, देखिए, ठीक है। केला, अंगूर, नारियल ये नहीं आएगा, नहीं केला नारियल तो आएगा परंतु केला अंगूर नहीं आएगा इसमें। चाय, रबड़, नारियल, सोयाबीन, सोयाबीन नहीं आएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं, अगला है जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वह कौन सा है जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त करते हैं? तो एजोला है। एजोला, एजोला ठंडे पानी में उगने वाला एक घास घास होती है, एक प्रकार की घास होती है जो प्रायः तालाबों और पानी भरे स्थानों पर तैरती हुई उगती है। इसका प्रयोग जो है धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, या धान की फसल में नील हरित शैवाल की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी सिद्ध हुई है। एजोला की नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता अधिक होती है। यह एक जलीय फर्न होता है जिसमें एनाबीना एजोली नामक शैवाल सहजीवी के रूप में वास करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है फसल और प्रजाति के तहत? देखिए, आपका इसमें सरसों जो है, सरसों की वरुणा जो है सरसों की प्रजाति है, सपना मटर की है, परंतु सूर्या जो है ये अलसी की प्रजाति नहीं है, ठीक है। सूर्या किसकी है? पपीता की प्रजाति है, ठीक है। सूर्या पपीता की प्रजाति, जबकि अलसी की प्रजाति क्या है? गरिमा। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका सूर्या है ये पपीता की प्रजाति है और अलसी की प्रजाति क्या है? गरिमा। और कौशल मूंगफली की प्रजाति है। तो यहाँ पर आपका सी वाला सही नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? कौन जैव उर्वरक के रूप में? देखिए, यहाँ पे 4 नाम है, एजोला, नील हरित शैवाल तथा नाइट्रोलिम। ये तीनों, एजोला, नील हरित शैवाल और नाइट्रोलिम, इन तीनों का इस्तेमाल जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। देखिए, जैव उर्वरक से तात्पर्य ऐसे सूक्ष्म जीव, जैव उर्वरक से तात्पर्य ऐसे सूक्ष्म जीव, जीवाणु जो पौधों के उपयोग के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराएं, जो पौधों के उपयोग के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराएं। वस्तुतः जैव उर्वरक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता के संदर्भ में है, क्योंकि वह वायुमंडल से मुक्त नाइट्रोजन को ग्रहण करके पोषक पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। तो देखिए, आपके राइजोबियम हो गया, राइजोबियम हो गया, एजोला है, एजोस्पिरिलम, लाइपोफेरम, माइकोराइजा आदि जैव उर्वरक के घटक होते हैं। भारत में 2 प्रमुख जैव उर्वरक का इस्तेमाल होता है, एक है आपका राइजोबियम और दूसरा है नीलहरित शैवाल। और धान की खेती के लिए आपका जो प्रयोग होता है वो एजोला का होता है। अगला है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? नलकूप और कूप से, तो यह है उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का नंबर आता है, फिर पंजाब, फिर मध्य प्रदेश का नाम नंबर आता है। अगला है, सही जोड़ियां बनाइए, तो नीचे देखिए कोट से सही उत्तर का चुनाव हमें करना है। तो देखिए, आपका हीराकुंड परियोजना कहाँ की है? ये हीराकुंड परियोजना आपका, इसका संबंध जो है उड़ीसा से है। हल्दिया रिफाइनरी का पश्चिम बंगाल से। तारापुर का जो है आपका महाराष्ट्र है। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कुद्रेमुख पहाड़ियाँ कहाँ पर है? कुद्रेमुख पहाड़ियाँ आपका कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए, हीराकुंड परियोजना कहाँ की है? ये आपकी उड़ीसा की है। हल्दिया रिफाइनरी कहाँ पर है? हल्दिया रिफाइनरी
आपका पश्चिम बंगाल में है, तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, कुद्रेमुख पहाड़ियाँ कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियाँ दी गई हैं, एक में जलाशय, दूसरी तरफ वो जलाशय किस राज्य में स्थित है, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए भद्रा जलाशय कहाँ पे है, भद्रा जलाशय आपका तमिलनाडु में है। भवानी सागर कहाँ पे है, भवानी सागर मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर कहाँ है, गांधी सागर राजस्थान में। गांधी सागर जो है, सॉरी, गांधी सागर कहाँ पे है, गांधी सागर आपका कर्नाटका में है। और राणा प्रताप सागर कहाँ पे है, राणा प्रताप सागर जो है आपका राजस्थान में। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो भद्रा कहाँ पर है, भद्रा आपका तमिलनाडु में है। भवानी सागर जो है मध्य प्रदेश में, गांधी सागर कर्नाटक में, राणा प्रताप सागर जो है आपका राजस्थान में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं, इरोड जिले में स्थित भवानी सागर, जिसे निचला भवानी बांध भी कहा जाता है, ठीक है। तो भवानी, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करिएगा क्योंकि इन्होंने जो उत्तर दिया है वो उत्तर गलत दिया गया है। गलत इसलिए क्योंकि इसमें से कोई विकल्प जो है वो सही नहीं। देखिए जो भद्रा जलाशय है, भद्रा जलाशय कहाँ पे, कर्नाटक में, तो 1 से मिलाएंगे। भवानी सागर, भवानी सागर जलाशय कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, तो इसको 4 से मिलाएंगे। वहीं गांधी सागर जलाशय कहाँ पे है, गांधी सागर जलाशय मध्य प्रदेश में है, तो 2 से मिलाएंगे। और राणा प्रताप सागर जलाशय कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में 3, तो 1 4 2 3, 1 4 2 3, कोई विकल्प सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, 1 4 2 3 होगा ये। आगे चलते हैं, अगला है कृषि में शून्य जुताई, जीरो टिलिंग का या के क्या लाभ है या है। तो यहाँ पर 3 चीज के बारे में बताया गया है, तो इसमें बताना कौन से लाभ है। पहला, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। इसमें पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई यहाँ पर संभव है। दूसरा, चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। तीसरा, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। तो ये 3 के तीनों चीजें इसके लाभों में सम्मिलित है, तो 1 2 3 हो जाएगा। देखिए जुताई रहित कृषि या बिना जुताई की खेती करने का वह तरीका है जिसमें भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं। यह कृषि की नई विधि है जिससे कई लाभ हैं। इससे फसलों की उचित पौध संख्या, एक समान खाद एवं पानी का वितरण एवं एक समान फसलों की बढ़वार होती है। इससे खेतों की मेड़ की आकारता संख्या को कम कर फसल हेतु 3 से 6% तक अधिक स्थान प्राप्त किया जा सकता है। शून्य जुताई, इस तकनीक में गेहूं के बीज एवं उर्वरक को उचित गहराई पर बिना जुते हुए खेतों में बुआई की जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है क्या। तो मिश्रित कृषि में कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, मतलब कृषि के साथ साथ पशुपालन भी जब साथ में किया जाता है तो इसे ही मिश्रित कृषि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। जनसंख्या का दबाव है, प्रचंड बेरोजगारी है, भूजोत का छोटा आकार होना है, परंतु सहकारी कृषि जो है वो इसके निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, कौन सा एक सही सुमेलित है ये बताना है। देखिए आपका टीक के जो वृक्ष होते हैं ये जम्मू कश्मीर में नहीं मिलते हैं, देवदार मध्य प्रदेश में नहीं, चंदन काष्ठ केरल में नहीं, सुंदरी जो आपके वनस्पतियां हैं ये कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में मिलते हैं, पश्चिम बंगाल में मिलते हैं। तो डी वाला सही। देखिए देवदार वृक्ष जो है ये पश्चिमी हिमालय का जो उच्च क्षेत्र है में 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर उगता है, ना कि मध्य प्रदेश में। तो देवदार आपका मध्य प्रदेश में नहीं। सागौन या टीक वुड टीक वुड जो होता है द्विबीजपत्री पौधा होता है। यह चिरहरित यानी वर्ष भर हरा भरा रहने वाला पौधा है। सागौन का वृक्ष प्राय 80 से 100 फुट लंबा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपका सागौन वगैरह जो है ये आपका कहाँ पर मिलेगा, ये मध्य प्रदेश वाले इलाके में मिलेगा। चंदन काष्ठ आपका ये आंध्र प्रदेश कर्नाटक इस इलाके में मिलेगा। आगे चलते हैं, अगला है, वर्ष 2023 में पहला राष्ट्रीय विनिर्माण अभ्यास दिवस, वर्ष 2023 में पहला राष्ट्रीय विनिर्माण अभ्यास दिवस कब मनाया गया। तो यह 10 अक्टूबर को मनाया गया। भारत सरकार ने भारतीय औषधि विनिर्माताओं के संघ आईडीएमए के साथ यह दिवस प्रतिवर्ष मनाए जाने की योजना शुरू की है। भारतीय औषधि विनिर्माताओं के संघ जिसे का नाम है, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं आईडीएमए, का गठन 1961 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में मध्य पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन
पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 का 46वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसे जो है आपका अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, अक्टूबर 2023 में मध्य पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट 2023 का 46वां संस्करण कहाँ पे हुआ था? 46वां असम के गुवाहाटी में। ठीक है, 46वां जो हुआ था असम के गुवाहाटी में हुआ था। इस चीज़ को यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, मध्य पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट का आयोजन का 46वां संस्करण। यहाँ पे देखिए कुछ जगहों पे इन्होंने उत्तर जो है गलत दिया गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर 2023 में मध्य पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 का 46वां संस्करण जो है आपका कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। जबकि इन्होंने व्याख्या में क्या लिखा है? व्याख्या में असम का गुवाहाटी बताया हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। और ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो पाटा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में, 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया के बैंकॉक में है, थाईलैंड के बैंकॉक में है। अगला है, सितंबर 2023 में कौन सा खिलाड़ी वर्ग में ऑस्ट्रेलिया टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाला पहला एशियाई पुरुष खिलाड़ी बन गया है? तो यह है लिएंडर पेश हैं। ठीक है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम टेनिस खेल को समर्पित एक प्रतिष्ठित संस्थान और संग्रहालय है, और यह है कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी का क्या नाम है, जिन्हें वर्ष 2024 में होने वाले महिला T20 विश्व कप के लिए कनाडा की महिला क्रिकेट टीम में चुना गया है? तो इनका नाम है डैनियल मैकगाहे। क्या नाम है? कनाडा की है ये, डैनियल मैकगाहे हैं। अगला है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने प्रतिबंधित पदार्थ के लिए प्रतियोगिता से बाहर 2 डोप परीक्षणों में विफल रहने के कारण जो धाविका है द्युति चंद उड़ीसा की, पर कितनी अवधि तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? तो इन पर जो है 4 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।